नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों की खबर आप देख रहे हैं। आज हम स्पेशल एडिशन लेकर आए हैं। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं। लखनऊ का ये गोमती नगर का इलाका है। आज हमारा फोकस उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी और ख़ास खबरों पर होने वाला है। बारी बारी से उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं, खबरों की खबर में जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो यूपी के मंत्री साहब के बारे में है। मंत्री साहब का नाम है गौंड साहब, और इन मंत्री जी ने जो कुछ किया, योगी सरकार के मंत्री हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाला था। इनका स्वागत सत्कार एक अस्पताल में ठीक से नहीं हुआ तो उन्होंने खड़े खड़े सबके सामने अस्पताल के बड़े अधिकारी को ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया। क्या हुआ पूरा माजरा, एक विशेष रिपोर्ट आपको मैं आगे दिखाऊंगा। और दूसरी खबर के तौर पर हम आपको दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में लिए चलेंगे, जहां पे इतनी चौंकाने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है कि आप भी सन्न रह जाएंगे। एक अस्पताल में एक मरीज के साथ जो कुछ हुआ वो यही कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी मानवता जैसे वेंटिलेटर पर चली गई। डिटेल में खबर कुछ देर में। और तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है। यूपी के वांटेड अपराधी रहे मुख्तार अंसारी, जो कि मारे गए हैं, उनकी बीवी आज खूब चर्चा में है। उनकी बीवी की आज खूब किस्से कहानी है। क्या है पूरा माजरा, मेरे साथ रहिए थोड़ी देर और उनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा इस बुलेटिन में आगे चल के। और चौथी खबर बच्चा चोर गिरोह के बारे में है। हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जब बच्चा चोरी को लेकर प्रोफेशनली इसको अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ तक कि देश की सर्वोच्च अदालत भी इसको लेकर अब चिंतित दिखाई दे रही है। इस पर विशेष रिपोर्ट, विशेष कवरेज थोड़ी देर में। तो अब हम आते हैं आज की पहली खबर पर। खबरों की खबर में जो पहली खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं, ये योगी सरकार के एक मंत्री जी हैं। मंत्री जी को प्रोटोकॉल नहीं मिला। वो एक अस्पताल पहुंचे, उनको वहां पर अस्पताल में लगे सोलर प्लांट का उद्घाटन करना था। उनके कार्यकर्ताओं ने वो सोलर प्लांट जो कि बंद पड़ा था उसको ठीक कराया था। उसके स्वागत के लिए मंत्री जी वहां पहुंचते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो उनके सत्कार के लिए अस्पताल के बड़े अधिकारी, बड़े डॉक्टर वहां मौजूद नहीं होते हैं। और उनके साथ के जो समर्थक थे वो उन डॉक्टर के बारे में उनसे शिकायत कर देते हैं। ये डॉक्टर दिव्यांग हैं। इसके बावजूद भी मंत्री जी ने किस रौब और रसूख के साथ इन डॉक्टर साहब से बात की और खड़े खड़े कैसे इनको अपमानित महसूस कराया, इस विशेष रिपोर्ट को देखिए, आप समझ जाएंगे कि समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौंड आखिरकार क्या चाहते हैं। नहीं, इनको बिहेवियर ठीक नहीं है। जो कि मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, इनको कैसे मिला जाता है कि किस तरह से मैं मिलने गया था सर आपसे। इनकी बिहेवियर ठीक नहीं है। जो है कि इसको हाँ, कतई ऐसे लोग को जो है कि बाहर भेजे कहीं। देवुलगंज हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ये हैं यूपी सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोंड। लगता है कि मंत्री जी को गुस्सा बहुत आता है। कम से कम इस वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लगता है। ये गुस्सा इनके नाक पर सवार है। चाहते हैं जहां जाएं वहां फूल मालाओं से स्वागत किया जाए। इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन स्वागत में कोई कमी रह जाए तो रूठ भी जाते हैं। माननीय मंत्री जी पहुंच चुके हैं। आइए, हम लोग का एक लौटा मंत्री जी। और जब रूठ जाते हैं तो ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं जो एक माननीय को कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो नहीं बोलनी चाहिए। दरअसल मंत्री जी सोनभद्र जिले में अपनी विधानसभा ओबरा में एक सीएससी पर सोलर प्लांट के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। जब मंत्री जी अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल के प्रभारी एक मरीज को अंदर देख रहे थे, इसलिए समय से बाहर आके मंत्री जी का ठीक से आवभगत नहीं कर पाए। बस फिर क्या था, मंत्री जी रूठ गए, और रूठे भी ऐसा कि सीधा सीएमओ को फ़ोन घुमा दिया और फ़ोन लगाकर कहा कि ये डॉक्टर ठीक नहीं, तत्काल इसका ट्रांसफ़र कर दो। नहीं, इनको बिहेवियर ठीक नहीं है। जो कि मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, इनको कैसे मिला जाता है कि किस तरह से मैं मिलने गया था सर आपसे। इनकी बिहेवियर ठीक नहीं है। जो है कि इसको हाँ, कतई ऐसे लोग को जो है कि बाहर भेजे कहीं। और जंगल में नगवा में, हमारे विधानसभा में क्यों आमड़ खामड़ रखते हो यार। जो है कि उधर भेज दो, जो है कि नगवा सको हम उधर।
इसको बात करने की तमीज नहीं है ना। हम देख रहे हैं कि ये तो मरीजों से भी इस तरह करते होंगे ये डॉक्टर। नाराज मंत्री के सामने डॉक्टर रवि सिंह गिड़गिड़ाते रहे, अपने दिव्यांग होने की दुहाई दी, सामने मरीज होने की दुहाई दी, लेकिन मंत्री जी तो माननीय है, ऐसे कैसे मान जाते? यहाँ प्राइवेट डॉक्टर वाले करने के लिए तैयार हैं। अब मामला मंत्री जी का था और फोन सीएमओ को हुआ था, तो सीएमओ साहब भी बेचारे क्या करें? बिठा दी जांच और कार्रवाई की बात कहने लगे। इस पर जो है एक एसीएम रैंक अधिकारी को भेजकर मैंने इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट ले जांच करा रहा हूँ और इसके दोषी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करूँगा। और बाकायदे मंत्री से मेरी बात भी हो चुकी है और ये बिल्कुल ही गलत है। अगर ऐसा किया गया है तो बिल्कुल गलत किया गया है, उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मामला मंत्री का था तो विपक्ष को हमला करना ही था, लेकिन हमला सिर्फ मंत्री जी पर नहीं, पूरी बीजेपी पर ही कर दिया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में जो मंत्रियों की स्थिति है वो यही है कि वो प्रोटोकॉल लेने के चक्कर में, अपनी आवभगत के चक्कर में जो बुनियादी मुद्दे हैं वो भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं वो चिकित्सकों के खिलाफ भी ऐसे आदेश देते हैं जो वाकई समझ से परे होते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी चिकित्सक को सिर्फ क्योंकि आपकी अगुवाई नहीं करी गई है उसको आप सुदूर जंगल में पोस्ट करने के लिए आग्रह करते हो, ये चिंताजनक है। सबसे पहले ऐसे मंत्री को जो अस्पताल में मरीज को छोड़ करके अपने प्रोटोकॉल की अपेक्षा करता हो, ऐसे मंत्री को सबसे पहले बर्खास्त कर देना चाहिए। मंत्री जो सत्ता में बैठे हैं या जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी प्राथमिकता जनता रही है। वो भी बीमार की सेवा के लिए अगर डॉक्टर लगा हो तो वो छोड़ करके मंत्री के प्रोटोकॉल में आए, ये अपेक्षा करते हैं मंत्री जी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मंत्री जी रूठे हों। पिछले साल 9 अक्टूबर को सोनभद्र जिले की अनपरा नगर पंचायत में एक नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने मंत्री जी को जाना था। मंत्री जी पहुंचे लेकिन आधे घंटे लेट। पंडित जी ने कहा कि मंत्री जी जब तक आएंगे तब तक राहु काल लग जाएगा, इसलिए मंत्री जी के आने से पहले ही पूजा शुरू करा दी गई। नगर पंचायत के चेयरमैन और ईओ दोनों पूजा में बैठ गए। ऐसे में जब मंत्री जी पहुंचे तो उनका आवभगत करने के लिए कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था। बस मंत्री जी को गुस्सा आ गया और गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, जरा खुद देखिए। पूजा का टाइमिंग हम लोगों ने 11 बजे का रखा हुआ था और पंडित जी जो हमारे यहाँ पूजा करा रहे थे उनके हिसाब से मुहूर्त जो था, मतलब 1 घंटे की पूजा थी और 12 बजे के बाद पूजा नहीं हो सकती थी। उन्होंने पूजा स्टार्ट करवा दी, तो मैं और अध्यक्ष जी दोनों बैठ गए थे पूजा पे। तो इस वजह से फिर वहाँ से मतलब पूजा से उठना मतलब वो नहीं था। और दूसरी बात, मंत्री जी के आने की खबर हमको नहीं लग पाई। मंत्री जी के आने की हमको किसी ने खबर नहीं दी कि मंत्री जी आ रहे हैं। अगर 10 मिनट पहले हमको पता होता तो सारी व्यवस्था थी और सारी व्यवस्था पूरी हो जाती। और ये गलती हो गई हमारी साइड से, और लेकिन फिर हमने क्षमा मांगा और मतलब मंत्री जी फिर आए हैं और हमारे कार्यालय का उन्होंने सब दिया है फीता काट करके। फिलहाल मंत्री जी के गुस्से को लेकर उनकी पार्टी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि मंत्री जी के रूठने पर उनकी पार्टी उन्हें समझाती है या फिर मंत्री जी यूं ही रूठते रहते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं वक्फ कानून की। नया वक्फ कानून, जैसा कि हम लगातार बताते आ रहे हैं आपको, वो कानून बन चुका है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुकी हैं और कानून बने भी करीब करीब 2 हफ्ते होने आ गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर, इस वक्फ कानून पर सुनवाई शुरू हुई। पहली सुनवाई थी आज। 3 सदस्यीय बेंच है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और तो और आज जो कुछ कोर्ट में हुआ, जिस तरीके से पीड़ितों ने, पीड़ित पक्ष ने कह लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इनके नेताओं ने जिस तरह की बातें बोली कोर्ट के अंदर खड़े होकर, उसके बाद एक बार को लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है शायद इस मामले में कोई बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन दे सकता है, शायद कानून पर रोक लगाने की बात कर सकता है, भले ही अंतरिम तौर पर सही। पर आज कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए जो बहुत ही सख्त थे, सरकार की नीतियों के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे थे। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, उसके बारे में आपको हम दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। ये बता दूं मैं आपको, ये सुनवाई अभी अधूरी है। कल शाम को, कल दोपहर में 2 बजे फिर इसके आगे की सुनवाई होनी है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करने बैठी सुप्रीम कोर्ट की बेंच में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना,
न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन के 3 न्यायाधीश थे और उनके सामने जाने माने कई वकील थे। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सरकार और वक्फ दोनों को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के कई सख्त सवाल झेलने पड़े। खासकर पुरानी इमारतों के दस्तावेजों को लेकर कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सैकड़ों साल पुरानी संपत्ति के दस्तावेज कहां से लाए जाएंगे। ये भी पूछा कि क्या अब से आप मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे। वक्फ बोर्ड से भी पूछा कि वो ऐतिहासिक और वैश्विक विरासत वाली इमारतों को वक्फ की संपत्ति कैसे बता सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन के 3 न्यायाधीशों वाले पीठ ने एक बार कुछ अंतरिम रोक लगाने की मंशा भी जताई। हालांकि फिर रोक नहीं लगाई। एक्ट के कुछ हिस्सों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज भी जताया। कहा कि जो भी संपत्ति उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ घोषित की गई है या न्यायालय द्वारा घोषित की गई है, उसे अधिसूचित नहीं किया जाएगा। कलेक्टर कार्रवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रावधान लागू नहीं होगा। पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। उन्हें धर्म की परवाह किए बिना नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य मुस्लिम होने चाहिए। उधर सरकार ने कहा कि ये बिल बहुत विचार विमर्श के बाद बनाया गया है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये एक सुविचारित कानून है, ये कोई साधारण कानून नहीं है। संसद में रखे जाने के बाद जेपीसी का गठन किया गया। इस पर काफी विचार विमर्श किया गया। दोनों सदनों ने इसे पास किया। अदालत में चल रही कार्यवाही पर कई मुस्लिम उलेमा ने संतोष जताया। जो कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही है कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी नोटिफाइड हैं उनको डी नोटिफाई ना किया जाए और अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बोर्ड में मुस्लिम मेंबर्स ही होने चाहिए। इन ऑब्जर्वेशन से इस बात की उम्मीद जाहिर हुई है कि इंशाअल्लाह जब भी फैसला आएगा वो हक़ और इंसाफ पर ही मबनी होगा। देखिए, जमीयत उलमा तो एक मजहबी जमात है। हम सियासी मसाइल के ऊपर कभी बोलते भी नहीं। वक्फ का मसला खालिस इस्लाम के अंदर एक मजहबी मसला है, उसके उसूल हैं। आज की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल उलट गई। वो ये कह रहे हैं कि इससे मुल्क के बसने वाले मुसलमानों का फायदा। झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। अदालती कार्रवाई के बाहर वक्फ को लेकर विवाद जारी रहा। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। जब सीए की भी जब बात आई थी उस वक्त भी देश भर में इसी तरीके से आगजनी का माहौल इन्होंने बना के रखा था अपने विवादित बयान देकर। पर जिस तरीके से उस मोमेंट में ये लोग देश भर में एक आगजनी का माहौल बनाते हैं, ये गलत है। और आज फिर से वही प्रयास किया जा रहा है। वक्त को लेकर जिस तरीके से मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके बीच आक्रोश उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि इस तरीके की घटनाएं हम लोग को देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार प्रवोक कर रही है। कानून पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अगर चुनौती दे रखा है तो सड़कों पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों प्रवोक कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम फला तारीख को पूरे देश के मुसलमान अपने घरों की बत्ती को गुल करेंगे, या क्यों कह रहे हैं कि हम यहाँ पे दिल्ली में फिर प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से आज इसका विरोध हो रहा है तो ये नहीं चाहते कि ये जो देश के संशोधन के बाद गरीबों को, पसमानदा को, पिछड़ों को, मुसलमानों को या महिलाओं को उनको जगह मिलेगी वक्फ बोर्ड में, बैकवर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। अदालत में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। माना जा रहा है कि वक्फ का ये मामला आने वाले कई कानूनों पर असर डाल सकता है। वक्फ की बात चल रही है। जैसा कि आप सब ने नोटिस किया होगा, वक्फ कानून को लेकर जो नया कानून बना उसमें बीजेपी शासित जितने राज्य हैं वहाँ पे कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी के विरोधी जो हैं, जहाँ पे विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और बंगाल ऐसा ही एक राज्य है, ममता बनर्जी की सरकार है और वहाँ बंगाल में खास तौर पर मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा की खबरें आ रही थी। कर्फ्यू लगाने पड़े, कुछ लोगों का तो मृत्यु भी हो गई इस लड़ाई झगड़े में। लेकिन आज मुर्शिदाबाद शांत रहा। आज ममता बनर्जी भी बोली। ममता बनर्जी जिन पर इल्जाम लग रहा है कि वो कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही हैं। बीजेपी के नेता बंगाल में राष्ट्रपति शासन की बात करने लगे हैं।
ऐसी परिस्थिति में आज ममता बनर्जी ने पलटकर बीजेपी के नेताओं पर वार किया। आज उन्होंने इमामों के साथ बैठक की और ये कहा कि उनके राज्य में हिंदू और मुसलमानों को कोई नहीं बांट सकता। वो दोनों धर्मों को साथ लेकर चलेंगी, लेकिन वो साथ साथ बीजेपी के आला नेताओं, खासकर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब पर, योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह के उन्होंने आज हमले किए हैं तीखे तीखे तेवरों से, उसे साफ समझ में आता है कि ये सियासी लड़ाई वक्फ कानून को लेकर अभी और तेज होनी है। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल के कई शहर जलते रहे। मुर्शिदाबाद की हिंसा में 3 लोगों की मौत भी हुई। सैकड़ों लोगों को अपने घर छोड़ राहत शिविरों में जाना पड़ा। अब बुधवार को ममता बनर्जी निकली कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में। उन्होंने मुस्लिम उलेमा से मुलाकात की और इस पूरी हिंसा के लिए केंद्र और बीएसएफ को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने लोकतंत्र और संविधान की भी बात की और कहा कि वो अपने राज्य में हिंदू मुस्लिम किसी से भेदभाव नहीं होने देंगी। उनके निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह भी रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को नियंत्रण में रखें। I will again appeal to Narendra Modi ji. Under your prime ministership, don't allow any atrocious terrible to any community through your home minister. Please see what your home minister is doing through some agencies, and he is a planner. He wants to change the game. He cannot change the unity of India. He cannot change the India, Hindustan, भारत और कोई स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की हिंसा को लेकर ममता सरकार पर तीखा हमला किया था। आज जवाब देने की बारी ममता बनर्जी की थी। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है। सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर। कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते। लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে। সিপিএম रैली करे, सीपीआई करे, अल्ट्रालेफ्टরাও কখনো কখনো करे। ममता बनर्जी का आज का भाषण बिल्कुल 2026 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार के जैसा था। एकदम लगा कि बंगाल के विधानसभा चुनाव का आगाज या शंखनाद या बिगुल बजा दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बंगाल के वोटर उनकी सहायता करेंगे 2026 में तो वो दिल्ली से उसके आगे लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने वक्फ संपत्ति विवाद की भी चर्चा की और कहा कि इसमें सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की दान की हुई संपत्ति भी है। राज्य वक्फ बोर्ड के अपने अधिकार हैं, जिन्हें केंद्र के अधीन नहीं किया जा सकता।
আমার যেমন অধিকার নেই যে কোনো মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর অধিকার করা, তেমনি আপনারও ক্ষমতা নেই কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি বা ধর্মীয় সম্পত্তির উপর আইন মোতাবেক সেটাকে গ্রহণ করা। আমাদের দল সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছে সংসদে, কোর্টে কেসও করেছে। সেই সংবিধানটাকে বিজেপির সংবিধান তো বলা যায় না, ভারতবর্ষের সংবিধান বলা হয়, ইন্ডিয়ার সংবিধান বলা হয়। তো আপনারা ক্ষমতায় এসেই 10 বছর ধরে কি করছেন? ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। जिनके घर टूटे हैं उन्हें बांग्लार बाड़ी योजना के तहत मकान और दुकानों के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने अपील की कि लोग भावनाओं में बहकर हिंसा पर उतारू न हो। दिलचस्प ये है कि ममता बनर्जी की ही पार्टी के विधायक अब्दुल गनी ने एनडीटीवी से बातचीत में माना कि बंगाल की हिंसा के लिए खुफिया एजेंसियों की नाकामी भी जिम्मेदार है। People belonging to BJP in particular trying to disturb the communal harmony for political gain. If any communal riot takes place, it would be disgraceful on the part of the TMC and BJP will gain something. इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी मुर्शिदाबाद की हिंसा पर चिंता जताई। ममता बनर्जी ने अपनी जानी पहचानी शैली दिखाई। उन्होंने कहीं भी राज्य सरकार की गलती नहीं मानी, बस विरोधियों पर जवाबी निशाना और हमला किया। शायद उन्हें लगता है कि बंगाल में बीजेपी का नैरेटिव रोकने के लिए ये रुख अपनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सच ये है कि बंगाल के जल रहे हिस्सों को शांत होने में अभी भी समय लगेगा और सवाल तब भी बचे रहेंगे। कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पश्चिम बंगाल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आपको दिल्ली से सटे गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में आता है, जो कि हरियाणा का बड़ा शहर है, उसके एक बहुत बड़े अस्पताल के बारे में खबर बताता हूँ। मेदांता अस्पताल है गुरुग्राम में। एक बहुत ही गंभीर आरोप मेदांता अस्पताल के स्टाफ पर लगा है। एक पेशेंट, महिला पेशेंट, जो कि वेंटिलेटर पे थी, बोल नहीं सकती थी, उसके साथ यौन उत्पीड़न होता है। क्योंकि महिला वेंटिलेटर पे थी, बोल नहीं पाई, जब डिस्चार्ज होकर घर चली गई, पूरा किस्सा अपने पति को बताया, मामला पुलिस में चला गया, एफआईआर दर्ज हुई। मेदांता अस्पताल अब कह रहा है कि वो पूरी मदद करेगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं इस अस्पताल की छवि पर एक बुरा असर पड़ा है। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखिए। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एयर हॉस्टेस से बदसलूकी का स्याह सच क्या है? वेंटिलेटर सपोर्ट पर गई एयर हॉस्टेस का यौन उत्पीड़न किसने किया? जब ये वारदात हुई तो कौन कौन वेंटिलेटर रूम में मौजूद था? एयर हॉस्टेस से हुई हैवानियत के कितने चश्मदीद हैं? ऐसे कई अनसुलझे सवालों का तिलिस्म पुलिस को तोड़ना है। ऐसे कई सवालों की गुत्थी हरियाणा पुलिस को सुलझानी है, क्योंकि यौन उत्पीड़न का ये मामला हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल में एक हाई प्रोफाइल एयर हॉस्टेस से जुड़ा है। इल्जाम बेहद संगीन है, इसलिए पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन असल सवाल ये है कि मेदांता जैसे सिक्योर और नामचीन अस्पताल में महिला से बदसलूकी कैसे हुई? उस रोज क्या हुआ था? एयर हॉस्टेस के आरोपों में कितना दम है? इसे समझने के लिए आपको इस पूरी वारदात की टाइमलाइन को समझना होगा। पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महिला 31 मार्च को गुरुग्राम आ गई थी और गुरुग्राम के एक 4 स्टार होटल में सेक्टर 15 में ठहरने लगी थी। क्योंकि ये एक ऑफिशियल ट्रिप था तो यहाँ पर महिला अकेली नहीं थी और ट्रेनिंग के लिए ठहरी हुई थी। लेकिन जब वो होटल में 5 तारीख को यानी कि 5 अप्रैल को जब होटल के स्विमिंग पूल में तैरने के लिए उतरी तो तैरते दौरान महिला की तबीयत खराब हो गई। महिला को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद महिला को गुरुग्राम के मशहूर मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया।
6 अप्रैल दिन रविवार एयर होस्टेस को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुए 24 घंटे गुजर चुके थे। गुजरते वक्त के साथ उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हालत गंभीर हुई तो एयर होस्टेस को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आरोप यही है कि जब महिला को 6 तारीख को वेंटिलेटर पर रखा गया था, उस दौरान 2 नर्स की उन्हें आवाज आ रही थी। क्योंकि महिला बेहोशी की हालत में थी, इसलिए वो सब कुछ सुन पा रही थी, महसूस कर पा रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसे में महिला ने आरोप ये लगाया है कि एक तीसरा अनजान शख्स वहां पर मौजूद था, जिसने महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया और उसके बाद वो वहां से चला गया। एयर होस्टेस ने यह भी दावा किया है कि जब उसका यौन शोषण हुआ तब वेंटिलेटर रूम में 2 नर्स भी मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने भी एयर होस्टेस को बचाने की कोशिश नहीं की। इल्जाम बेहद संगीन थे, लिहाजा हरियाणा पुलिस फौरन एक्शन में आई। एयर होस्टेस ने जो आरोप लगाए उनकी तफ्तीश शुरू की गई। पुलिस की जांच में क्या निकला, ये भी सुनिए। और उनके द्वारा एक एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो 5 तारीख को एक निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी और इलाज के दौरान 6 तारीख को उसके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया है कि वह वेंटिलेटर पर थी घटना के समय में, और उस घटना के समय में वो बेहोशी की हालत में थी, और उसके अलावा 2 जो स्टाफ नर्स थी वो उसके आसपास किसी काम को लेकर के आपस में बातचीत कर रही थी। तो फिलहाल जो विक्टिम है उसके द्वारा बताया गया कि वो अनकॉन्शियस थी, और पुलिस के द्वारा जो अस्पताल के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, वो पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है और केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और जैसे जैसे सबूत केस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस एक्ट करेगी। इधर पुलिस यौन शोषण का सच खंगाल रही है। उधर मामले ने तूल पकड़ा तो सफाई मेदांता अस्पताल ने भी दी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने कहा कि हमें एक मरीज की ओर से की गई शिकायत की जानकारी मिली है और हम संबंधित अधिकारियों की जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह की घटना बेहद खौफनाक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अस्पताल में भर्ती मरीज पूरी तरह सुरक्षित है? ये सोचने वाली बात है। गुरुग्राम से शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ये आप खबरों की खबर को आप यूपी से इस वक्त देख पा रहे हैं। इसी यूपी के एक बड़े नेता कह लीजिए, एक बड़े माफिया कह लीजिए, मुख्तार अंसारी, उनको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई, उनके अंतिम संस्कार के वक्त पे उनकी धर्मपत्नी गायब थी, वो वहाँ नहीं पहुँची। अफशा अंसारी उनका नाम है। आज अफशा अंसारी क्यों खबरों में है? आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अफशा अंसारी, जो कि लगातार फरार चल रही है, आज यूपी पुलिस ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया है। तो अफशा अंसारी इतने दिनों में कहाँ चली गई, कहाँ छुपी हैं? अफशा अंसारी के मंशा क्या है? क्यों वो कानून की नज़रों से दूर रहना चाहती है? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, आपको पूरा माजरा समझ में आएगा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बीबी अफसा अंसारी। याद कीजिए, करीब साल भर पहले अफसा लगातार चर्चा में थी। 30 मार्च 2024 की सुबह माफिया मुख्तार अंसारी दफन हो गया। कब्रिस्तान तक जो जनाजा गया उसमें हजारों लोग शामिल हुए, लेकिन फरार चल रही अफशा अपने शौहर के जनाजे में शामिल होने नहीं आई। अफशा को तभी से पुलिस तलाश रही है और अब अफशा अंसारी को टॉप क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है। गाजीपुर पुलिस ने जनपद के भगोड़े अपराधियों की एक सूची जारी की है, जिसमें मरहूम मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का नाम सबसे ऊपर है। देखिए, गंभीर अपराधों के मामले में जब वांछित अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होता है तो उस पर इनाम घोषित करने की प्रक्रिया है। उसके तहत ये 29 लोगों की सूची जारी की गई, जिसमें विभिन्न अपराधियों के नाम घोषित किए, जिसमें 25,000 से लेकर 50,000 तक के लोग हैं और सभी गंभीर अपराधों के आरोप हैं इनके ऊपर, जो लगातार कानून के शिकंजे से बच रहे हैं। उनको कानून के दायरे में लाने के लिए, गिरफ्तारी के लिए ये सूची जारी की गई, जिससे हमें आम जनमानस से इनके बारे में सूचनाएं मिले और हम इस पर कठोर कार्रवाई कर सकें। इसमें एक माफिया मुख्तार अंसारी, स्वर्गीय मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी है, जिन पर 50,000 का इनाम इस जनपद से घोषित है। इसके अतिरिक्त कई हत्या के मामलों के अभियुक्त हैं, जिनमें 50,000 का इनाम घोषित है और हमें उम्मीद है कि
इसमें जनता के द्वारा सकारात्मक सूचनाएं मिलेंगी और हम इनको कानून का शिकंजा कसने में कामयाब होंगे। मऊ जिले की पुलिस ने पहले ही अफशा के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। यानी अब गाजीपुर और मऊ दोनों जिलों की पुलिस को अफशा की तलाश है और दोनों ही जिलों की पुलिस अफशा का पता बताने वालों को 50,000 रुपए का इनाम देगी। अफशा पर आरोप है कि जब मुख्तार अंसारी जेल चला गया था तब अफशा ही अंसारी गैंग को चला रही थी। यानी अफशा पर गैंगस्टर एक्ट से लेकर रंगदारी तक कई मामले दर्ज हैं, लेकिन अफशा पुलिस के हाथ नहीं आ रही है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अफशा जीवित है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माफिया की विरासत और संपत्ति की लड़ाई में मुख्तार की बीवी अपने ही जाल में फंस गई या शिकार बन गई? ये सामान्य अपराधी नहीं है, इनकी संपत्ति हजारों करोड़ की है। अब ये संपत्ति विकल्प एक, क्या ये संपत्ति इनके लिए विपत्ति बन गई है? विपत्ति बन गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब देखा मुख्तार, अतीक और अशरफ ये इनकी मौत हो गई है तो हजारों करोड़ की लूट के लिए लोगों ने इन्हीं को ही निपटा दिया हो। इसकी संभावना एक है। संभावना नंबर 2, बांग्लादेश, दुबई, नेपाल या कहीं और पलायन, या पूरी आइडेंटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन अपना बदल करके। आप याद करें, बबलू श्रीवास्तव ने भी अपनी पूरी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म करके सिंगापुर में सीबीआई ने उसको पकड़ा था, जब सिंगापुर पुलिस ने उसको इंटरपोल के जरिए आपको दिया था। बांदा जेल में 28 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया था और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। 30 मार्च को जब मुख्तार अंसारी का जनाजा गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान के लिए निकला तो ये भी अफवाह फैली थी कि अफशा भेष बदलकर मौके पर आएगी। अफवाह ये भी फैली थी कि एक रिश्तेदार ने अफशा को वीडियो कॉल के जरिए मुख्तार का चेहरा आखिरी बार दिखाया था, लेकिन ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं हो सकी। आपको मुस्कान का नाम याद होगा। पिछले दिनों मेरठ से खबर आई थी कि मुस्कान ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। उसके बाद ब्लू ड्रम में उसको सीमेंट लगाकर बंद कर दिया। अब एक और खबर भिवानी से आई है। यहाँ पे रवीना है, मुस्कान नहीं है। रवीना ने भी अपने पति की हत्या की है। रवीना इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि बड़ी पॉपुलर है, बड़ी इन्फ्लुएंसर है। उस रवीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने का आरोप उस पर लगा है। कौन कहता है अपने तो अपने होते हैं? आज वो समय है अपने ही दोगले होते हैं। यूट्यूबर रवीना ने उस बात को हकीकत में तब्दील कर दिया जो वो अपने वीडियो में कहना चाह रही हैं। रवीना ने अपने पति की हत्या कर दी और इस हत्या में उसके प्रेमी ने भी साथ दिया। आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। शादी की एक रस्म पूरी की जा रही है और रवीना पूरे विधि विधान के साथ नई नवेली पत्नी का हक अदा करती हुई दिख रही हैं। बगल में रवीना का पति प्रवीण भी खड़ा है। शादी के बाद गृहस्थी की शुरुआत करने वाली ये तस्वीर खुद रवीना ने सोशल मीडिया पर शेयर की। लेकिन अब जो तस्वीर वायरल हो रही है वो बेहद खतरनाक है। सीसीटीवी से मिली इस तस्वीर में भी रवीना है और इस तस्वीर में रवीना का पति प्रवीण भी है, लेकिन प्रवीण यहाँ जिंदा नहीं, मुर्दा है। प्रवीण की डेड बॉडी को खुद रवीना ने पकड़ रखा है। जो युवक मोटरसाइकिल चला रहा है उसका नाम सुरेश है। बताया जा रहा है कि वो रवीना का आशिक है। यानी थोड़ी देर पहले जिस रवीना को आप उसके पति के साथ गृहस्थी की शुरुआत करते हुए देख रहे थे, आरोप है कि रवीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। ये वारदात हरियाणा के भिवानी की है। 28 तारीख को दिनोद के नाले के पास एक डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी की वहाँ से निकाल कर हमने जीएच भिवानी में शिफ्ट कर दिया था। डेड बॉडी काफ़ी गली उसमें व्यवस्था में थी। जो उसके बाद 29 तारीख को अगले दिन हमने उसकी पोस्टमार्टम करवाया, पहचान के लिए हमने करा तो उसकी पहचान हो गई थी। जो गुजरानी की ढानी पुराना बस अड्डा की प्रीन कुमार की जो टिक्की वो नाम थी, उसके वारसान भी वहाँ पहुँच गए थे, उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद उसकी जो विसरा रिपोर्ट और वो चीज़ें हमने FSL के लिए आगे भेज दी थी।
फिर इनके परिवार वालों ने इस अपनी जो मृतक की पत्नी थी और उसके एक साथी पर हत्या की आशंका जाहिर करी थी, जिस न्यूज़ में उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी और उसकी जो तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आई कि वे जो उन्होंने उसकी मृतक की पत्नी व उसके साथी सुरेश ने इस घटना को अंजाम दिया है। भिवानी के प्रवीण और रेवाड़ी की रवीना की करीब 7 साल पहले शादी हुई थी। रवीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, खुद को इंस्टा क्वीन भी कहती है। कुल मिलाकर 650 से ज्यादा पोस्ट डाले हैं और इनमें ज्यादातर शॉर्ट वीडियो या फिर डांस के वीडियोस हैं। कहा जा रहा है कि रवीना पर इंस्टा का ऐसा भूत सवार था कि सोशल मीडिया लाइफ उसकी फैमिली लाइफ के आड़े आने लगी। पति से कई बार इसी मुद्दे पर झगड़ा भी हुआ। रवीना का प्रेमी सुरेश भी यूट्यूबर बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इंस्टाग्राम पर ही सुरेश और रवीना की जान पहचान हुई, फिर दोनों साथ में शॉर्ट वीडियो बनाने लगे। पुलिस को खुद सुरेश ने बताया कि प्रवीण ने यानी रवीना के पति ने उसे रवीना के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। ये घटना 25 मार्च की थी। प्रवीण और रवीना में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान प्रवीण बिस्तर पर गिर गया, जिसके बाद सुरेश और रवीना ने चुन्नी से गला घोंटकर प्रवीण यानी रवीना के पति की हत्या कर दी। लेकिन दिन का वक्त होने के कारण रवीना और सुरेश रात होने का इंतजार करने लगे। शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने सबके सो जाने का इंतजार किया। इस दौरान अपने पति के मर्डर के बाद रवीना ने परिवार के बाकी लोगों के सामने नॉर्मल व्यवहार किया। शाम को भी जब घर वालों ने उससे प्रवीण के बारे में पूछा तो रवीना ने ये कहा कि उसे मालूम नहीं। देर रात करीब 2:30 बजे घर के लोग जब सो गए तब रवीना अपने पति की डेड बॉडी को पैक करके सुरेश के साथ मोटरसाइकिल पर निकले। दोनों ने घर से 6 किलोमीटर दूर एक ड्रेन में शव को फेंक दिया। 28 मार्च को प्रवीण का शव मिला, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ कि आखिर प्रवीण यहां नाले तक कैसे पहुंचा। इसकी पड़ताल के लिए आसपास के रास्तों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो घर के पास ही एक संदिग्ध मोटरसाइकिल दिखी। मोटरसाइकिल चलाने वाले ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि पीछे एक महिला मुंह पर कपड़ा बांध कर बैठी थी। दोनों के बीच कुछ रखा हुआ दिख रहा था। रात करीब 2:30 बजे सीसीटीवी में बाइक जाती हुई दिखी, जबकि 2 घंटे बाद बाइक पर बैठकर दोनों वापस भी आ गए। इस बार सीसीटीवी में बीच में रखा सामान नहीं दिखा। यहीं से पुलिस को शक हुआ और पूछताछ में पता चला कि बाइक सवार व्यक्ति सुरेश है, पीछे बैठी महिला रवीना है और बीच में जो सामान दिख रहा है वो दरअसल रवीना के पति की डेड बॉडी है। भिवानी की इस वारदात ने एक साथ मेरठ से लेकर जयपुर तक ऐसी ही घटनाओं की याद दिला दी। मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी। इस हत्या में मुस्कान के प्रेमी साहिल ने भी साथ दिया। दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की, उसके शरीर के कई टुकड़े किए और टुकड़ों को ड्रम में सील कर दिया था। ऐसी ही एक पिछले दिनों जयपुर में घटना सामने आई थी, जहां एक गोपाली देवी नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति धन्ना लाल की हत्या कर दी थी और डेड बॉडी को बोरी में पैक करके मोटरसाइकिल पर बैठकर बीच शहर से निकलते हुए जंगल में जाकर दफना दिया था। सबसे दुखद ये है कि प्रवीण और रवीना का बेटा बहुत छोटा है। बच्चा पिता को पहले ही खो चुका है और अब मां भी पिता की हत्या के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसा ही जयपुर में भी हुआ और मेरठ के सौरभ हत्याकांड में भी, जहां एक बच्ची से उसके पिता भी छिन गए और मां भी जेल में है। खबरों की खबर में 3 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी बच्चा चोर गिरोह की, कि कैसे बच्चे चुराए जाते हैं और जो लोग, खासकर अमीर लोग जिनको बच्चे चाहिए हैं, जिनके परिवार में बच्चे नहीं हैं, वो लाखों रुपए में ये बच्चे खरीदते हैं। 5 से 10 लाख रुपए की कीमत में छोटे छोटे मासूम बच्चे बेचे जाते हैं। आज इस कहानी को हम आगे लेके जा रहे हैं। आज इस कहानी का हमने पड़ताल करते हुए कि बच्चे कहाँ कहाँ और बेचे जाते हैं, हमने कई शहरों का दौरा किया, कई शहरों से रिपोर्ट मंगाई। आज जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो यूपी के भी 2 शहर उसमें हैं जहाँ पर ये बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है और बच्चों की खरीद फरोख्त करता है। जब कोई बच्चा मरता है तो माता पिता को जो पीड़ा और दर्द होता है वो उस तकलीफ से अलग होता है जब बच्चा तस्करी करने वाले गिरोह के हाथों खो जाता है। जब कोई बच्चा मरता है तब वो भगवान के पास होता है।
लेकिन जब वो खो जाता है तब ऐसे गिरोहों की दया पर होता है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने बाल तस्करी पर जो बात कही वो बेहद कड़वी और भावुक कर देने वाली है। अभी 3 दिन पहले भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बच्चों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ हुआ था। ये खुलासा हुआ था दिल्ली में 5 से 10 लाख तक रुपए में बच्चे बिकते हैं। ये बच्चे राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर इलाकों से चुराए जाते हैं या फिर मजबूर परिवारों से खरीदे जाते हैं और फिर दिल्ली के ऐसे पैसे वाले परिवारों को बेच दिए जाते हैं जहां निसंतान दंपति होती है। इसके बाद हमने देश के अलग अलग हिस्सों में ग्राउंड तक पहुंचकर कुछ ऐसी जानकारियां इकट्ठा की जो चौंकाने वाली हैं। सबसे पहले आपको यूपी के बदायूं ले चलते हैं, जहां पैसे कमाने के चक्कर में डी फार्मा का एक छात्र बच्चा चोर गिरोह का सरगना बन गया। यहाँ के पड़ौलिया गांव के प्रधान निरंजन का बेटा अमन डी फार्मा के बाद एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी कर रहा था, लेकिन उसने अपने दोस्त यशपाल के साथ मिलकर एक गैंग बना लिया। गैंग में कुछ महिलाओं को भी शामिल किया गया जो गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पताल ले जाकर मोटा कमीशन वसूलती थी। दरअसल 6 मार्च को बदायूं के थाना उसहैत इलाके के कड्डी नगला गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र की 1.5 साल की बेटी प्रभा का अपहरण हो गया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और इनमें एक अमन भी था। मामला पुलिस तक पहुंचा तो बच्ची की फोटो वायरल हुई। नतीजतन बच्ची का सौदा टूट गया। पुलिस का प्रेशर बढ़ा तो अपहरणकर्ता उसे उझाली कोतवाली क्षेत्र में छोड़कर भाग गए। अमन समेत 2 लोगों को एनकाउंटर में गोली भी लगी। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं। अब उत्तर प्रदेश के ही हरदोई की खबर देखिए। पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए 3-3 साल के 2 मासूमों को बचाया। दोनों बच्चों को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बरामद किया गया। इन बच्चों को हरदोई और सीतापुर से अगवा करने के बाद दिल्ली की एक महिला के जरिए तेलंगाना में एक गिरोह के जरिए 5-5 लाख रुपए में बेचा गया था। पुलिस ने अभी तक इस केस में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अतरौली थाना पुलिस के पहरे में खड़ी सोनिया और सुनीता दिल्ली के मंगोलपुरी की रहने वाली है, जो वहीं एक निजी अस्पताल में काम करती है, जबकि अभय वर्मा सीतापुर जनपद का है और उमा शंकर लखनऊ जिले का रहने वाला है। ये लोग भी निजी हॉस्पिटल में काम करते हैं। पुलिस ने इन्हें 20 फरवरी को लापता हुए 3 साल के बच्चे ऋतिक को अगवा करके दूसरे राज्य में बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ऋतिक अपनी मां गुड़िया के साथ मामा के घर शादी समारोह में गया था, वहीं लापता हो गया। छानबीन के दौरान पुलिस को सीतापुर से भी 2 बच्चे गायब होने की बात पता चली। मोबाइल सर्विलांस की मदद से अभय वर्मा और उमाशंकर को कब्जे में लिया गया। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने हरदोई से 1 और सीतापुर से 2 बच्चों को अगवा किया है। सीतापुर के दोनों बच्चों को दिल्ली में रह रही महिला सोनिया को सौंपा गया था। सोनिया दिल्ली में एक हॉस्पिटल में काम करती है। उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो इन बच्चों को तेलंगाना के विजयवाड़ा में रहने वाली मूड़ावती शारदा, पठान मुमताज उर्फ हसीना और विक्कोल बिजली को बेच देती थी, जो इन बच्चों को अलग अलग इलाकों में 5 लाख रुपए में बेच देते थे। इसमें जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें सोनिया जो कि दिल्ली के रहने वाली है, अभय वर्मा और उमा शंकर ये दोनों सीतापुर के रहने वाले हैं। इसमें 3 अन्य महिलाओं के नाम प्रकाश में आए और उन 3 महिलाओं के नाम हसीना, बिजली और शारदा है। ये तीनों आंध्र प्रदेश तेलंगाना की रहने वाली महिलाएं और इनका पूरा ये इंटर स्टेट का एक नेटवर्क है बच्चा चोरी करने का। ये विभिन्न राज्यों से बच्चा चोरी करते हैं, यूपी से, दिल्ली से, और उनके ऊपर कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद ये मल्टीपल हैंड में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि अगर इनके ऊपर कोई काम भी करना चाहे तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि ये 6-7 लोगों पे ये बच्चे को चेंज करते हैं। और बच्चा मेरा गायब हुआ आज 28 दिन हो गया। 28 दिन बाद प्राप्त हुआ है और मेजर यादवान सर के जरिए प्राप्त हुआ ये है और मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह ओडिशा के भुवनेश्वर में भी पिछले हफ्ते एक दिव्यांग महिला के 2 साल के बेटे का अपहरण कर लिया गया। बच्चा अपनी मां जयंती मलिक की गोद में था, जो कि देख नहीं सकती हैं। पुलिस ने रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच शुरू की। एक फुटेज में देखा गया कि एक व्यक्ति देर रात राम मंदिर इलाके से बच्चे को ले जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी सुराग के आधार पर पुलिस बालासोर पहुंची और वहां से बच्चे को बरामद कर लिया गया। साथ ही 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि अपहरण करने वाले व्यक्ति ने बच्चे को एक दूसरी महिला को सौंप दिया था, जिसका बेटा किडनी की बीमारी से पीड़ित है। इससे पुलिस को शक है कि बच्चे का अपहरण अंग तस्करी के मकसद से किया गया हो सकता है। ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन एक के बाद एक नहीं बल्कि साइमल्टेनियसली विभिन्न जगह पर चलाया गया
और इस ऑपरेशन का परिणाम आपके सामने है। अभियुक्त पकड़ा गया है और बच्चा रेस्क्यू होकर उसकी मां को दिया गया है। दृष्टिहीन मां के चेहरे पर इस बच्चे के बाद जो खुशी और धन्यवाद के शब्द हैं, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। हमने आपको उन बच्चों के बारे में बताया जो मिल गए और वापस अपने माँ बाप के पास पहुँच गए, लेकिन कई बच्चे लापता होते हैं तो दोबारा उनका कोई पता नहीं चलता। देश में साल 2018 में 24,429 बच्चे लापता हुए। साल 2019 में 29,243 बच्चे लापता हुए। 2020 में ये आंकड़ा 22,222 था, जबकि 2021 में 29,364। इसी तरह साल 2022 में देश में 33,650 बच्चे लापता हुए। पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि पूरे भारत में इस तरह की तस्करी के गिरोह बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए एक सख्त रुख अपनाना बहुत ज़रूरी है। इससे समाज में एक बहुत ही सख्त संदेश जाता है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन मामलों में जो अस्पताल हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था की कमी होती है और उस सुरक्षा व्यवस्था के कमी के कारण कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जहां पर ये बच्चों की तस्करी हो जाती है, उसमें उनकी ऑब्जर्वेशन अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे अस्पतालों का एक तरह से लाइसेंस कैंसिल होना अगेन एक सख्त संदेश जाता है। तो कहीं ना कहीं अस्पतालों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। इस खबर को दिखाने का मकसद ये भी है कि आप सावधान रहें, क्योंकि आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर जो बातें सामने आती हैं, वो बेहद घिनौनी और क्रूर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लड़कों की तुलना में लड़कियों का अपहरण 4 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को चुराने वाला गैंग उन्हें देह व्यापार में धकेलना चाहता है। इसी तरह भीख मंगवाने या मानव अंग की तस्करी के लिए बच्चों का अपहरण किया जाता है। ओडिशा की घटना इसी का उदाहरण है। और जैसा कि हमने आपको दिल्ली वाली खबर में बताया, निसंतान दंपति को बेचने के लिए भी बच्चों को अगवा किया जाता है या फिर उनकी खरीद की जाती है। बच्चा चोर गिरोह के निशाने पर आमतौर पर 2 से 14 साल तक के बच्चे रहते हैं। तो सावधान रहिए, जागरूक रहिए और दूसरों को भी ऐसी खबरों के बारे में जरूर बताइए, जो परिवार को सुरक्षित और जानकार बनने में मदद करती है। और अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिससे आपको बहुत प्रेरणा मिल सकती है। आपको याद होगा आमिर खान की फिल्म आई थी दंगल। महावीर फोगाट साहब की लाइव स्केच था वो, उनकी स्टोरी थी कि कैसे उन्होंने अपनी बेटियों को तैयार किया। ऐसे ही एक कहानी मध्य प्रदेश के नीमच से आई है। एक पिता ने अपनी बेटियों को खेल के लिए तैयार करने के लिए अपने खेत में ट्रैक बना दिया, प्रैक्टिस करवाई और उसके बाद बेटियों ने तो अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। आइए देखते हैं इस खास स्टोरी में। वो ट्रैक बनाया था लॉन्ग जंप के लिए। मैंने ये सोचा कि लायक ढूंढने से अच्छा है बच्चियों को लायक बना दो। कन्फर्म हो गया कि हाँ, इनको अब वर्दी चाहिए, चारों को वर्दी ही पहनना है। समाज जितने भी ताने मारे, बेटियों को काबिल बनाने के लिए एक पिता हर बंधन को तोड़कर जीतोड़ मेहनत करता है। ऐसे ही हैं नीमच के भरत शर्मा। इन्हें लोग नीमच का महावीर फोगाट भी बोलते हैं। फिल्म दंगल के महावीर फोगाट, जिन्होंने समाज के तानों को दरकिनार कर बेटियों को पहलवानी के क्षेत्र में काबिल बनाया, वैसे ही हैं नीमच के भरत शर्मा, जिन्होंने अपनी 4 बेटियों के लिए वो सब किया जिससे उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में कोई परेशानी ना हो। 2016 में आमिर खान की फिल्म दंगल आई थी। इस फिल्म में जो मुख्य किरदार था महावीर फोगाट का, जो कि एक पहलवान हैं, हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। उनकी बेटियां जो गीता, बबीता, 4 बेटियां थी। इन बेटियों के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी और पिता की जो समर्पण था इस फिल्म में, यह दिखाया गया कि पिता ने किस तरह से परिश्रम किया और बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। इसी तरह की एक और स्टोरी है जो नीमच जिले के जावद में है। यहाँ एक गरीब किसान पिता ने अपनी 4 बेटियों को इसी तरह का प्रशिक्षण दिया और उनकी हौसला अफजाई की। भरत शर्मा फौज में जाना चाहते थे, अपना परिवार का नाम रोशन करना चाहते थे। परिवार की जिम्मेदारी और गरीबी से अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, तो ठान लिया कि बच्चों को इस काबिल बनाएंगे कि उनके सपने पूरे हो सकें। भरत ने बचपन से बच्चों को फिजिकली फिट बनाया और उसका नतीजा है कि आज उनकी 4 बेटियों में से 2 का फौज में, तीसरी का पुलिस में चयन हो चुका है।
चौथी बेटी लॉन्ग जंप में नेशनल गेम्स में हिस्सा लेकर लौटी है। आप अपना नाम बताइए पूरा पहले तो। मैं भरत कुमार शर्मा जावत से हूँ। आपकी कितनी बेटियां हैं और अभी क्या कर रही हैं? 4 बेटियां हैं सर मेरे। बड़ी बेटी कल्पना शर्मा है जो अभी असम राइफल्स में कार्यरत है जी, नागालैंड। दूसरी संजना शर्मा है, उसका अभी एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, जिसका जॉइनिंग लेटर आना बाकी है अभी जी। तीसरी का अभी बीएसएफ में फिजिकल क्वालिफाई हुआ है, इंदौर फिजिकल था उसका, फिजिकल क्वालिफाई किया है और अब उसका रिटर्न टेस्ट होगा। चौथी बेटी अनीता शर्मा है जिसने उड़ीसा में अभी लॉन्ग जंप में नेशनल किया है। भरत अपने परिवार के साथ शहर से दूर खेत पर कच्चे मकान में रहते हैं। अपनी 2 बीघा जमीन पर खेती कर परिवार चलाते हैं। बेटियों का सपना पिता के सपने की तरह वर्दी पहनने का था। अपना सपना पूरा नहीं कर पाए पिता ने बेटियों के सपने को पूरा करने की ठान ली। बेटियों को काबिल बनाने के लिए खेत के एक हिस्से पर स्पोर्ट्स ट्रैक तैयार किया ताकि बेटियां फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे सकें। हर दिन सुबह उठकर बेटियों को प्रैक्टिस कराते थे। समाज में क्या है कि सर पुराने तौर तरीके से ये होता है कि लड़कियों के लिए लायक ढूंढना। मैंने ये सोचा है कि लायक ढूंढने से अच्छा है बच्चियों को लायक बना दो। बहुत बढ़िया। इसलिए क्या है कि मैंने उनको ये कि सेल्फ डिफेंस बनो, सेल्फ अपने पैरों पे खड़ी रहोगी तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने उनका शुरू से इसमें स्पोर्ट्स वगैरह में इसी में मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी, किस तरह करी थी, क्या करते थे आप बच्चियों को ट्रेन करने के लिए? बच्चों को ट्रेन करने के लिए शुरू से मैंने इनको स्पोर्ट्स में और इसमें करा और सवेरे 4 बजे मैं इसको उनको उठा के और विक्रम रोड पे, अपने पास में विक्रम रोड है, वहाँ पे रनिंग के लिए ले जाता था। और खाने के लिए उनको डाइट में मैं साथ में चुकंदर ले जाता था तो वो चुकंदर खिलाता था। ये वास्तविकता है इसमें, इसलिए मैं चुकंदर खिलाता था। इनको नहीं अच्छा लगता लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कि इनमें प्रोटीन्स वगैरह अच्छे मिलते हैं तो बच्चे अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे तो मैं खिलाता था। और लॉन्ग जंप के लिए मैंने अपने खेत पे ही वो ट्रैक बनाया था लॉन्ग जंप के लिए। पिता की मेहनत को बेटियों ने जाया नहीं किया। 2 बेटियां फौज में चयनित हो चुकी हैं, एक का पुलिस में चयन हो चुका है, तीसरी खेल की दुनिया में पिता का नाम रोशन कर रही है। अभी मेरा एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है और अभी और भी तैयारी चल रही है मेरी प्रिपरेशन। मुझे और भी अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी करनी है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि ये पूरे जो पापा की ट्रेनिंग रही, किस तरह से ट्रेनिंग होती थी और क्या क्या सुबह से शाम तक आप करते थे, किस किस तरह की परेशानी आई? मतलब जो बच्चों को सब कुछ सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं हमारे घर में नहीं है इतनी। और जो भी बच्चे जैसे जो भी मतलब अच्छा, हमारा घर भी इतना अच्छा बनाया हुआ नहीं है और टीवी भी हमने कभी टीवी नहीं देखी आज दिन तक। घर में ऐसी कोई लाइट की भी सुविधा नहीं है हमारे पास में, फिर भी पापा ने हमको बहुत मोटिवेट किया है। भरत शर्मा और उनकी बेटियों की मेहनत और जज्बे का परिणाम आपके सामने है। बेटियां वर्दी पहनकर अपने पिता के उस सपने को साकार कर रही हैं जो कभी उन्होंने खुद के लिए देखा था। नीमच से एनडीटीवी के लिए विजित राव की रिपोर्ट। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। लखनऊ से शुभ रात्रि।